नमस्कार, स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई। वहां पे राष्ट्रपति शासन तो लगाया गया, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया गया बल्कि निलंबित किया गया। आज के सेशन में हम जानेंगे, संक्षेप में जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या है और यदि मणिपुर में विधानसभा को भंग न करके उसे निलंबित किया गया तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था 12 फरवरी का, उसमें मैंने बताया था यदि 12 फरवरी तक मणिपुर में सरकार का गठन नहीं होता है तो 13 फरवरी को वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, और हुआ भी ऐसा। 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली को समझने से पहले हमें जानना होगा कि संघीय शासन प्रणाली क्या है। भारत ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो संघीय शासन प्रणाली जिसे फेडरल सिस्टम कहा जाता है। संघीय शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता है उसमें पहली विशेषता यह है कि संघीय शासन प्रणाली में कम से कम 2 इकाई दिखाई देते हैं, 2 यूनिट दिखाई देती है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो वो 2 इकाई संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के रूप में दिखाई देती है। संघ सरकार को आम बोलचाल की भाषा में केंद्र सरकार कहा जाता है, हालांकि संविधान में कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो संघीय शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता होती है उसमें 2 इकाइयां दिखाई देती हैं। भारत के संदर्भ में वो 2 इकाइयां संघ और सरकार और राज्य सरकार के रूप में दिखाई देती हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता होती है कि दोनों इकाइयों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो। यदि भारत के संदर्भ में हम देखें, 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में 3 विषयों के बारे में बताया गया है: संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को दिया गया है, जबकि राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, संघ सरकार भी राज्य सरकार भी, लेकिन वरीयता संघ सरकार को दी गई है। तो ये भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों के बारे में भी संविधान में चर्चा की गई है। विशेष स्थिति को ही आपातकाल कहा गया है, इमरजेंसी कहा गया है, आपातकाल कहा गया है। आपातकाल में यह संघीय शासन प्रणाली का जो स्वरूप है वो बदल जाता है और वह एकात्मक हो जाता है। एकात्मक शासन के समय में, प्रणाली के समय में, राज्य सूची के विषयों पर कानून संघ सरकार बनाती है, यानी संसद बनाती है। तो ये हुआ संघीय शासन प्रणाली के बारे में हमें जानना होगा राष्ट्रपति शासन को जानने से पहले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति शासन को जानने से पहले भारतीय संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 355, इसके बारे में जानते हैं। 355 में क्या लिखा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है, कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा, आगे चीजें और स्थिति और ज्यादा क्लियर होगी। अब हम बात करने वाले हैं आपातकाल के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। आपातकाल की जब हम बात करें तो इसकी
3 स्थितियों के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। आर्टिकल 352 में इसके बारे में बताया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, इसके बारे में आर्टिकल 356 में वर्णन किया गया है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, इसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 के में बताया गया है। तो हमारा आज का सेशन राष्ट्रपति शासन के बारे में है, तो हम ना तो वित्तीय आपातकाल के बारे में नहीं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल क्या है। आर्टिकल 352 में बताया 356 में बताया गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो उसके 2 आधार के बारे में बताया गया है। 2 आधार के बारे में बताया गया है। यदि राज्य सरकार संघ सरकार के निर्देशों का पालन करने में या लागू करने में सक्षम न हो तो ऐसी दशा में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा, उस राज्य के राज्यपाल को यदि यह लगे कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए वह राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन भेज सकते हैं। तो ये है 2 आधार जिसके आधार पर वहां पे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो क्या होता है। तो उसमें राष्ट्रपति के हाथ में कुछ शक्तियां चली जाती हैं, जिसमें पहला है कि राज्य के सभी या कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। दूसरा, राज्य विधानमंडल की शक्तियां चली जाती है संसद के पास। यानी राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता था राज्य सूची के विषयों पर, उन विषयों पर अब कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संसद बनाएगी। तीसरा, राज्यपाल की शक्तियां और अन्य शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं या कुछ राज्य के सभी या कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं, जिसके कारण ही इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता उसके बारे में भी हम जानते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रह जा रही है, वो ये रह जा रही है कि राष्ट्रपति कुछ उपबंधों को निलंबित कर सकता है। कुछ क्या, सभी, यहाँ पे सभी उपबंधों को निलंबित कर सकता है,
कुछ को छोड़ करके, है ना। राष्ट्र क्या नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वह उपबंधों को निलंबित कर सकता है, ठीक। लेकिन वह हाई कोर्ट की शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और उन उपबंधों को भी निलंबित नहीं कर सकता जिसका संबंध हाई कोर्ट से है, उच्च न्यायालय से है। फिर से इसको एक बार समझिए कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य के सभी या कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। राज्यपाल या अन्य प्राधिकारी की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं, जिसके कारण ही इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, इसमें मैंने ये भी बताया था कि सभी उपबंधों को निलंबित कर सकता है, सभी मैंने बताया, लेकिन कुछ को छोड़ करके हाई कोर्ट की शक्तियों को वह समाप्त नहीं कर सकता और उन उपबंधों को भी टच नहीं कर सकता है जिसका संबंध उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से है, ठीक है। अच्छा, अब यह समझिए कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी अवधि क्या होती है, अवधि क्या होती है। तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो 2 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर दो माह के लिए लगाया जाता है और संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद वह 6 माह के लिए हो जाता है, ठीक है। उसकी अवधि, उसकी आयु 6 माह बढ़ जाती है, 6 माह के लिए हो जाता है, ठीक। और उसके बाद यदि राष्ट्रपति शासन की अवधि को यदि बढ़ाना हो तो हर 6 माह पे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन मिलने पे वह 6 माह के लिए फिर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 साल होगा, 1 साल होने के बाद अनुमोदन लेने से पहले 2 स्थितियों के बारे में देखा जाएगा। पहला, यदि उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, यानी आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल देश में या देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू हो। दूसरा, चुनाव आयोग यदि यह कह दे कि वह राज्य में चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी दशा में फिर यह 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा और इसी प्रकार प्रत्येक 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा संसद से अनुमोदन मिलने के बाद। पर किसी भी दशा में 3 साल से ज्यादा की अवधि इसकी नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की अवधि की हमने चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो क्या होता है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। एक अवस्था तो यह है, निलंबन की अवस्था में विधानसभा जीवित रहती है, लेकिन वह निष्क्रिय हो जाती है, कुछ करती नहीं है। विधानसभा कोई कानून नहीं बनाती है, उसका सत्र नहीं बुलाया जाता, बल्कि वह निष्क्रिय रूप से पड़ी रहती है, ठीक है। और भंग की दूसरी क्या है स्थिति कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो विधानसभा भंग हो जाती है। जब विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर से चुनाव कराया जाता है, चुनाव के बाद फिर विधानसभा का गठन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हुआ, राष्ट्रपति शासन लगता है तो 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं विधानसभा के सामने। या तो विधानसभा निलंबित कर दी जाएगी, निलंबित का मतलब यह है कि वह जीवित तो रहेगी लेकिन निष्क्रिय हो जाएगी, और दूसरी है भंग हो जाना। भंग हो जाने की स्थिति में विधानसभा भंग हो जाएगी, विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, फिर चुनाव कराया जाएगा, चुनाव होने के बाद फिर विधानसभा का गठन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब विधानसभा के निलंबन की जब अवस्था होती है तो इससे क्या आशय, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कि मणिपुर में विधानसभा निलंबित हो गई है तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। विधानसभा जब भंग होती है तो विधानसभा
निष्क्रिय रूप में रहती है, यानी न तो उसका सत्र बुलाया जाएगा, न तो विधानसभा का कोई कार्य होगा, बस नाम मात्र की वह जीवित रहेगी, है ना। दूसरा विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक उनकी सदस्यता बनी रहेगी। जो विधायक हैं उनकी सदस्यता बनी रहेगी, उनको वही वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी जो राष्ट्रपति शासन लगने से पहले उन्हें मिल रही थी। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और विधानसभा को भंग न करके निलंबित कर दिया गया है, तो विधायकों को सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों न विधानसभा को भंग कर दिया जाए? इसके पीछे का कारण क्या है? तो अब हम कारण पे चर्चा कर लेते हैं। पहला, इसे अस्थायी समाधान के रूप में देखा जाता है। कभी कभी संभावना होती है कि जल्दी ही स्थिति सुधर जाए। मणिपुर के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो मणिपुर में हो सकता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि मणिपुर के जितने विधायक हैं उसमें से ही कोई सरकार बनाने के लिए आगे आ जाए और जो 31 अंक का जादुई आंकड़ा है वह कोई छू ले और सरकार का गठन हो जाए। ठीक है। ऐसे में फिर भंग न करके, विधानसभा को भंग न करके निलंबित करना ही उचित है। क्योंकि यदि हम बात करें मणिपुर की जो विधानसभा का जो कार्यकाल है, वहां पे चुनाव हुआ था मेरे ख्याल से मार्च 2022 में। ठीक है। तो मार्च 2022 से 2027 तक का ये इनका कार्यकाल है। यदि सरकार बन जाती है तो यह अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर लेगी, पहली बात। दूसरी बात, विधायकों को बनाए रखने के लिए यदि विधानसभा को भंग कर दिया जाता है तो विधायकों की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी, लेकिन निलंबित करते हैं तो उन्हें फिर से काम करने का मौका मिल सकता है। देखिए वही बात है, थोड़ा सा अलग तरीके से बस बताया जा रहा है कि विधानसभा अगर भंग हो जाएगी तो फिर से चुनाव कराया जाएगा। और ये जो कार्यकाल है, मान लीजिए 2022 से ये इसका कार्यकाल था और अभी है 2025 में विधानसभा को निलंबित किया गया है। तो अब आप सोचिए 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है, जैसा हमने चर्चा किया अभी, जब 1 साल हो जाएगा तब 2 स्थितियों के बारे में देखा जाएगा। पहला, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा कि क्या वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि देखा जाएगा कि आर्टिकल 352 के तहत क्या वहां पे राष्ट्रीय आपात की स्थिति है। तो फिर ऐसे दशा में उसको अगर आगे बढ़ाना होगा तो फिर क्या होगा, ये स्थितियां दोनों पूरा होंगी तभी उसे आगे 6 माह के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब 2025 है, 2 साल बच रहा है। इस 2 साल के बीच में संभावना है कि सरकार बन जाए और चुनाव को टाला जा सकता है। ठीक है। इसीलिए मणिपुर की विधानसभा को भंग न करके निलंबित किया गया। तीसरा, नए चुनाव की आवश्यकता को टालने के लिए। मेरे ख्याल से अब आपको सारी स्थिति क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।